नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग आकाश गंगा एवं निहारिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, और आज ये पार्ट 2 होगा। ठीक, और आज इसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी पूरे हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे कल। ठीक, तो आइए, ये है हमारा चैनल का लोगो। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आकाश गंगा एवं नेबुला, आकाश गंगा एवं निहारिका से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, तो उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं, क्या कहलाते हैं? वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्वासर्स। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्वासर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है। किसी तारे को लुब्धक नाम दिया गया है, वो कौन सा तारा है? ठीक, तो किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है? तो उसका नाम है साइरस। ठीक, पूछा हुआ प्रश्न है कि लुब्धक के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है, तो वो है साइरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 12 अरब वर्ष। कितना? लगभग 12 अरब वर्ष। ठीक, मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु लगभग 12 वर्ष है। ठीक, 12 अरब वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? तो उसका नाम है कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर जो है ये गुरुत्व का काम करता है। ठीक, इसे बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है। ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स किरणों के रूप में। ठीक, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो वो एक्स किरणों के रूप में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है? क्योंकि मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। ठीक, कितनी भुजा है? 3 भुजा। उस 3 भुजा में से कौन सी भुजा में है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा। हमारे सौरमंडल मंदाकिनी की किस भुजा में स्थित है? तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी का सर्वाधिक नज़दीक का तारा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल से सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सौरमंडल से सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए अगला देखते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन है? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है? तो कौन सी है? उसका सही उत्तर है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है? आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है? तो कौन सी भुजा है? अभी मैं बताया कि उसकी 3 भुजा, उसमें से कौन सी भुजा है? तो उसका सही ऑप्शन है तीसरी बाय भुजा। ठीक। आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारे का जन्म होता है? तो वो है तीसरी बाय भुजा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्स किरण है इसकी खोज कौन किया है? तो इसकी खोज करता है रॉन्टजन। रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारों एवं क्वासर्स में किसका अवरक्त विस्थापन अधिक होता है? तारों एवं क्वासर्स में किसका अवरक्त विस्थापन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वासर्स का जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक। तारों एवं क्वासर्स में किसका अवरक्त विस्थापन सर्वाधिक होता है? तो क्वासर्स का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो वह है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? वो है सेंटोरस। अगला है, आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक थे। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे एडविन हब्बल।
कौन थे? तो थे एडविन हब्बल। चलिए अगला देखते हैं। उर्स मेजर, सिग्नस, ओरियन आदि किसके नाम हैं? तो ये सब किसके नाम हैं? उर्स मेजर, सिग्नस, ओरियन, तो ये सब नक्षत्र के नाम हैं। किसके नाम है? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? तो ये होते हैं 100 से 200 अरब या 10 के घाते 11 ऐसे भी मिलता है। 100 से 200 मिलेगा या 10 के घाते 11 मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश में कुछ तारे व्यवस्थित आकृतियों में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आकाश में कुछ तारे व्यवस्थित आकृतियों में होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है तारा मंडल। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है तारा मंडल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना है? तो प्रेक्षणीय विश्व का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 11⁻26 मीटर। ठीक, इसका व्यास होता है 11⁻26 मीटर। अगला प्रश्न है, आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कौन सा है? प्रश्नवाचक की भांति दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कौन सा है? तो वो है सप्तऋषि। कौन है? वो है सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे के पास कौन से 2 तारामंडल अवस्थित हैं? ध्रुव तारे के पास कौन से 2 तारा अवस्थित हैं? तो उनका नाम क्या है? एक तो है सप्तऋषि, एक है सप्तऋषि, दूसरा है सुप्रिया। ठीक, तो पहला है सप्तऋषि, दूसरा है सुप्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध से एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखा जा सकता है? तो वो है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है? तो वो है उत्तरी गोलार्ध। अगला है, वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो वह कौन सा तारामंडल है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो वो है सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि के तारे की ओर ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है,
ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, ठीक, इसीलिए जो है वो गतिमान आभासित नहीं होता। ये रहा आज का वीडियो। प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कुछ दोस्तों से मिलके चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।